मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उस स्थल पे आए हैं शहीद भवन पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शहीदी भवन जहाँ 18 अगस्त 1942 के लोग जंग आज़ादी में शहीद हुए थे और उस शहादत के बाद आज के देश के जो हालात हैं, इस हालात पे आपके क्या विचार हैं? जी धन्यवाद। देखिए, मोहम्मदाबाद एक क्रांतिकारी भूमि रही है और संयोग से हम लोग उसी शहीद स्थल पे हैं जहाँ स्मारक का निर्माण है। और 1947 के बाद और आज देश का हाल उससे भी बुरा है। बुरा इसलिए है क्योंकि किसी भी राष्ट्र एक्चुअली पत्थर नदी नाले से बना हुआ राष्ट्र नहीं है, लोगों से बनता है राष्ट्र। और लोग रहने वाले तमाम तरह के जाति धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों का, एक जाति माने जातियों के लोगों का दमन हो रहा है, जिस तरह से एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, उसी के बराबर की आबादी के तबके की आकांक्षाओं के सपनों को मजबूत किया जा रहा है और एक के सपने को गर्त में दबाया जा रहा है। ये राष्ट्र के निर्माण की नींव नहीं है, राष्ट्र के विध्वंस की तैयारी है। और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया में धीरे धीरे पीछे जा रहा है। अगर आज युवा बेरोजगार है तो उसके पीछे उसकी क्वालिफिकेशन जिम्मेदार नहीं है, देश की नीतियां जिम्मेदार हैं, देश को चलाने वालों की विजन, उनके जो निर्णय हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइना की आबादी अब भारत से कम हो गई है। भारत का क्षेत्रफल माने एरिया वो चाइना से कम है और चाइना से आबादी भारत की बढ़ गई है। भारत की स्थिति ये है कि लिटरेसी, भारत को 2021 में जनगणना करनी थी। जनगणना आप क्यों करते हैं? जनगणना आप इसलिए करते हैं कि कितना तबका किस तबके को कितना क्या मिला, तमाम तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। भारत जैसा विशाल देश, वो उसके पास आंकड़े नहीं है। अभी अपने हर 10 साल पे जनगणना हुआ करती थी और उसमें भी एक बड़े तबके का कोई आंकड़ा नहीं कि उसके लोग कितने नौकरी करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास खेत है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोग खेतों में मजदूर का काम करते हैं, कितने मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं। कोई आंकड़ा नहीं। ऐसा देश हो सकता है? आपको मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे आबादी में बड़ा देश भारत है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर ब्राज़ील है, पाँचवें नंबर पर यूपी है। पाँचवें नंबर पर यूपी है। पाँचवा यूपी का माने दुनिया का सबसे बड़ा देश है, प्रदेश ही नहीं है, भारत का देश है। 25 करोड़ की आबादी में से कितने लोगों को रोजगार मिला? मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी धर्म की, एक्चुअली धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन रोजगार समाज का मामला है। अगर मेरे बच्चे को रोजगार नहीं होगा तो कल आत्महत्या कर सकता है। मेरी बेटी पढ़ रही है लेकिन अगर उसको नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगी? खेत नहीं है तो ये समाज का इशू है। अगर खेत कुछ ही लोगों के पास है तो ऐसा होना चाहिए क्या? सरकार धर्म को तो आगे कर रही है, इसका क्या कहना है? धर्म को आगे बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रही है। तो अब दिक्कत यह है कि जनता, उत्तर प्रदेश में तो 77% लास्ट जो जनगणना हुई उसके हिसाब से जो आंकड़े हैं वो 77% की लिटरेसी है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जो जिस तरह के कॉलेज और स्कूल खुले हुए हैं यूपी में, 30% की लिटरेसी रेट है। तो 30% की लिटरेसी रेट में आप धर्म की बात करिए, कुछ भी उनको धर्म एक ओपियम की तरह, मार्क्स कहा करते थे, अफीम की तरह खिला दिया गया है और उसके बेनिफिट्स को लिया जा रहा है, उसके फ़ायदे को लिया जा रहा है। तो धर्म तो एक्चुअली लोहिया देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट देके गए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। तो अब दीर्घकालिक राजनीति, अब धर्म को, अब राजनीति का ये तो चॉइस मेरी है कि मैं कितना प्रगतिशील हूँ। मैं चाहूँ तो निगेटिव पॉलिटिक्स बहुत आसान बात है। तो ये धर्म की जो निगेटिव पॉलिटिक्स है आपको गर्त मिल जाएगी। आप एक प्रोफेसर हैं, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत आज के मीडिया में धर्म की बात की जा रही है और धर्म के जो 4 पीढ़ थे उन लोगों ने भी इस नया जो आपका मंदिर का निर्माण जो हुआ है इससे वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्या उनका निर्णय सही है, गलत है? पूरी तरह से सही है। लेकिन एक दुखद बात यह है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा पूरी तरह से सही है। क्योंकि दुनिया के किसी देश में, भारत में तो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है कितना विवादास्पद मुद्दा था। मंदिर क्या, बड़े बड़े चर्च बने हैं, इस तरह का 2-2 महीने तक टीवी पे खाली बस एक दिन की छुट्टी कर दी गई है। राजस्व की, रेवेन्यू की कितना नुकसान है। किसी दुनिया में चर्च बने, मस्जिद बने, बड़े बड़े मस्जिद हैं दुबई में, उन्होंने छुट्टी की, इतना प्रचार किया 2-2 महीना चैनलों पे, पूरा देश एक ही बात कर रहा है, न्यूज़पेपर्स में छप रहा है। ये जो इतना अटेंशन दिया जा रहा है ये अपने आप में एक समस्या है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष जो है वो हर मुद्दे पर सही स्टैंड लेता है, लेकिन उसको प्रचारित नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये सब्सिडाइज्ड फूड जो अनाज है, जो 5 किलो मिलता है, ये पहले भी राज्य सरकारें दिया करती थी, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, लेकिन उसका वो प्रचार, अपनी विचारधारा को, अपनी चीज़ों को वो लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत दुखद है। एक्चुअली स्टैंड अच्छा है, लेकिन आप उसको जब लोगों तक कम्युनिकेट ना कर पाएँ तो आपका फेलियर है। इस वक्त दिल्ली में आपके सुप्रीम कोर्ट में के वकील अधिवक्ता जो हैं ईवीएम मशीन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग गाँव की जूझ दे के सोए पड़े हैं। इस पर क्या कहना पड़े? देखिए, ये तो ईवीएम तो एक छोटा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो जातिगत जनगणना का है। जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा, भारत में जाति एक सच्चाई है, जाति एक कैंसर की तरह है, और जाति जो है वो ख़त्म कैसे होगी जब जातियों को आप गिनोगे, उनको किनको कितना ट्रीटमेंट चाहिए, उनमें किसको कितनी नौकरी मिली है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने लोग रोजगार करते हैं, ये सब कुछ जब आप तय करोगे आंकड़ों के हिसाब से, तो उनको दवाई दोगे ना। आप जैसे आपको मान लीजिए मुझे कफ बन रहा है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आप हड्डी की दवाई दोगे, घुटनों की दवाई दोगे, ठीक होऊंगा कभी? आप मुझे सर दर्द की दवाई दोगे और हार्ट में मेरी दर्द है, कभी मैं ठीक होऊंगा क्या? तो यही चल रहा है इस देश में। विचित्र देश है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, लेकिन उस मंत्रालय में कोई आंकड़ा नहीं है। आप एक फंड इशू करते हो, फिर वो रिटर्न चला जाता है। जिनको लाभ पहुंचना चाहिए, अगर आदमी अगर पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का दुख में है, तो वो अपने दुर्नीतियों से या अपनी प्रॉब्लम से दुख में नहीं है, वो सरकार की दुर्नीतियों से दुख में है। इसने जानबूझ के ऐसा बना रखा है सामाजिक और राजनीतिक समीकरण, जिससे उनको प्रॉब्लम है। तो मैं तो ईवीएम का मुद्दा तो है ही, मुद्दा तो इतना ज़्यादा है इस देश में कि आफ्टर कोविड आप किसी भी व्यापारी को उठा के पूछ लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप पूछिए उसके कि कोविड के बाद क्या उसकी दुकान जितनी चलती थी उतनी भी आप आई है? नहीं आई है। नहीं आई है तो कैसे जी रहा है वो? हर कोई अपने गम छुपा के, माने अंदर भयानक एक दर्द है, लेकिन बाहर हंसे जा रहा है, मंदिर के सपने में खुश है। तो चॉइस आपकी है, आपको मंदिर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, या स्कूल चाहिए, या खुशियाँ चाहिए, क्योंकि खुशियों से ही एक बेहतर दुनिया का निर्माण होगा, और बेहतर दुनिया ही सबके साथ न्याय कर सकती है। अक्सर जो हिंदू धर्म का जो है वो उसके बुजुर्ग मर जाने के बाद में कई हज़ार खर्च करके जो ये करते हैं, क्या कहते हैं, आखिरी रस्म करते हैं, इसमें क्या कहना आपका है? जी, रिसेंटली मेरी माताजी का देहावसान हुआ 3 जनवरी को ही। अभी 16 तारीख को उनकी मतलब उस तरह का हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा की है। अभी एक चीज़ अच्छी बात है कि जैसे पिछड़ों में मैं देख रहा हूँ अपने इलाके में, दूसरे इलाकों में दूसरी भी जातियाँ काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन ओबीसी की बहुत जातियाँ हैं, दलित समाज में बहुत जातियाँ हैं। इनके जो दुख का सबसे मुख्य कारण है वो कुप्रथाओं में फंसे रहना। उसमें त्रयोदाह संस्कार एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। जो गरीब आदमी है वो 2 लाख खर्च करके कर्ज में आ जाता है, खेती से कमा नहीं पाता है, रोजगार से कमा नहीं पाता है, और दुर्दशा का शिकार होता है। शादियों में भी वो खर्च करता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तमिलनाडु में थेवर एक जाति है, जिससे ओ पन्नीर सेल्वम चीफ मिनिस्टर थे। थेवर भी बहुत ही पिछड़ी जाति थी। उसके एक समाज सुधारक हुए मुत्तु रामलिंगम, उन्होंने तमाम तरह के इस तरह के संस्कारों को बंद किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि यादव, कोयरी और कुशवाहा जाति और जाटव जाति के लोग अपने से शादियाँ, मैं यादव तो नहीं करा रहे हैं उतना, लेकिन त्रयोदाह का जो इन्होंने विरोध करना शुरू किया है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। अगर इसी तरह के 2-3 ये निर्णय ले लें तो इससे 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, त्रयोदाह में या शादियों में फ़ायदा किसका है? यहाँ आप एक सर्वे कर लीजिए, जितने मैरिज हॉल हैं वो ज़्यादातर बनियों के हैं, और रिसेंटली बने हैं, 10 साल में बने हैं, और उसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। ब्लैक मनी आप टैक्स ऑफिसर से पूछ लीजिए, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। उसमें सिंपल आदमी क्या करता है, अपनी बेटी की शादी करेगा, समाज के दबाव में 5-6 लाख 10 लाख कर्ज उठाएगा, और उसके बाद क्या करता है कि वो उस मैरिज हॉल को बुक करेगा, वहाँ खर्च करेगा, पंडित जी आएंगे, वो भी शादी कराएंगे, और सारी रस्में संस्कृत में होती है जो 99% लोगों को समझ में नहीं आती हैं। एक तो पहला काम ये होना चाहिए कि भोजपुरी या हिंदी में ट्रांसलेट होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में बातचीत होती है कि लड़की कहती है कि लड़के के लिए मैं ये करूँगी, लड़का कहता है मैं ये करूँगा। तो ये सब खत्म करके सीमित करना चाहिए। पैसा बचाइए, उसी पैसे से आप दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को बढ़िया एडुकेशन दीजिए, बाहर भेजिए, आप अच्छा अपनी दवाई पर खर्च करिए, और ये रास्ता दिखा सकते हैं जो उस समाज में, उस जाति में थोड़े से संपन्न हो गए हैं आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से। वो जब करेंगे तो नीचे के लोग ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेंगे और खत्म होगा। इसमें जो थोड़ी दलित और ओबीसी जातियों में बड़ी जातियाँ, उनका दायित्व तो बड़ा है, और इससे उनको मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, और उससे मुक्ति का रास्ता होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।